वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज सेट नंबर 2 लगाते हैं, जो मार्क्समैन की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी, पीटी या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो दोस्तों, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागढ़, जोशी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी और बीरबल की कोठी आदि स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में लॉर्ड पामस्टन प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल था 1855 से लेकर 1858 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह का पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर था, जिनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। तो दोस्तों, शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया था। तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो दोस्तों यह पारित किया गया था वर्धा में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई थी। यहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो दोस्तों यह कहने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो दोस्तों वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो दोस्तों यह कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो दोस्तों कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा शुरू की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो दोस्तों सबसे सूखा स्थान है लेह। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण
प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान में है? तो दोस्तों वह नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? तो दोस्तों जो बाल्कन देश नहीं है वह है ऑस्ट्रिया, जबकि स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया यह तीनों बाल्कन देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत में साक्षरता का प्रतिशत है 74.04%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो दोस्तों वह नदी है महानदी, जो कि एस्चुरी नहीं बनाती है, जबकि नर्मदा, मांडवी और ताप्ती यह तीनों नदी एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो दोस्तों वह देश है इराक, जो कि कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इनमें है अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, जिसका प्रतिशत है 80.12%। और इसके बाद कानपुर नगर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हरित क्रांति से गहरा संबंध किनका है? तो दोस्तों हरित क्रांति से संबंध है डॉक्टर स्वामीनाथन का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है? तो दोस्तों श्रम का विभाजन बाजार का विस्तार के द्वारा सीमित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों यह व्यक्त किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति की गति तेजी करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था?
तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1998-99 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा बीजों की उच्च पैदावार किस्में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं? तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु और सेवा कर की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो दोस्तों वस्तु और सेवा कर की शुरुआत कनाडा देश से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में यह प्रावधान है कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो दोस्तों पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक डैश है? तो दोस्तों राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करके पदमुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो दोस्तों यह भाग है भाग 11 में, और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो
245 से लेकर 255 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, तो दोस्तों पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो दोस्तों लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच कितना है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वह विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षारीय होता है, यानी कि 7 से अधिक, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कांसा में। कांसा में तांबे की मात्रा अधिकतम है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों जेरेंटोलॉजी संबंधित है वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन से। अगला प्रश्न देखते हैं। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो दोस्तों जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। गोताखोरों के सांस लेने के संबंधी क्रियाओं में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों वह गैस है ऑक्सीजन तथा हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समूहों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस कारण से वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो दोस्तों वह चरण है कोशित। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों से खोल कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होती है वह कौन सी है? तो दोस्तों वह है हेपेटाइटिस बी, जो कि पानी के प्रदूषण से नहीं होता है, जबकि टाइफाइड, पीलिया और हैजा यह तीनों बीमारी पानी के प्रदूषण के कारण होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मटर पौधा है, तो दोस्तों मटर पौधा साकी पौधा है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्रीय साकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। दोस्तों आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वीडियो पॉज करके या टेलीग्राम से डाउनलोड करके बना सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 75 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पुर्तगाल की राजधानी है? तो दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो दोस्तों वह भारतीय राज्य का युग्म है सिक्किम तथा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके? तो दोस्तों लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके कुल पड़े वैध वोटों का 1/6%। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो निम्नलिखित का जन्म दिवस है। तो दोस्तों यह जन्म दिवस है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों डिवाइन लाइफ के लेखक हैं शिवानंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान देश से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है?
तो दोस्तों WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है लगभग में? तो दोस्तों हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ईरान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ईरान की राजधानी है तेहरान। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो दोस्तों भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडोब्रू मत से। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो दोस्तों पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है गेट्स सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कथकली केरल का। थैंक यू।